अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन नंबर 8, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड व्हाट आर इट्स यूनिट्स। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने अ, पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, और फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक फार्मूला ड्राइव किया था। केसी के लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था फॉर अ जनरल रिएक्शन। तो अब उसको थोड़ा सा दोबारा हम रिकॉल करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हमने डिफाइन करना पड़े, कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए मोल्स ऑफ ए एंड बी मोल्स ऑफ बी आपस में रिएक्ट करते हैं, जिससे ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये डबल हेडेड एरो शो कर रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी, ये साइड हमारे पास रिएक्टेंट कहलाएगी और ये वाली साइड हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट्स कहलाएगी। अब हमने जैसे कल इस रिएक्शन के लिए ऐसे सपोज रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, तो वो ये था कि के सी इज़ इक्वल टू सी मोल्स ऑफ सी, और ये यहाँ पे कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये प्रोडक्ट है। इसे हम कह सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, या रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सी के साथ जो कोएफिशिएंट था वो यहाँ पे उसकी रेज टू द पावर हो गया, ए के साथ जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स आर रिप्रेजेंटिंग मोलर कंसंट्रेशन, एंड ए ये क्या है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो ए, और यहाँ पर इसके साथ जो नंबर ऑफ मोल्स थे बी के साथ, वो यहाँ पर हमारे साथ बी की मोलर कंसंट्रेशन के साथ नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब अगर हम अपनी जनरल मैथमेटिक्स में जो यूज़ करते हैं कि 4/5, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है 4:5। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्चुअली ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स वाली साइड है उनकी मोलर कंसंट्रेशन और उनके मोल्स, और ये हमारे पास जो रिएक्टेंट वाली साइड है और ये इनके मोल्स, ये इनकी कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स, ये उनकी क्या है, रेशो है। डिवीजन का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रेशो है। अब अगर हम एक बार इस डेफिनेशन को, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन हमारे पास दी गई है, अगर हम उसको बुक में भी लिखी हुई होगी आपके पास, उसको अगर एक बार देखें तो वैसे हमें समझ नहीं आती है। अगर हम उसको एक ही सांस में जल्दी से पढ़ लें, क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। ऐसे हमें लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप इसको 2-3 सांस में, जिस तरह से कहते हैं ना कि 2-3 सांसों में पानी पीना चाहिए, 3 सांसों में, तो इस डेफिनेशन को भी अगर आप 3-4 सांसों में करके पढ़ेंगे या इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये बहुत आसान डेफिनेशन है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, ये हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन था, ये वाली साइड क्या थी, ऊपर वाली साइड प्रोडक्ट्स, और ये वाली साइड क्या है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स। ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, ये ऊपर पड़े हैं आपके पास, और सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ओके हो गया। इसके बाद हम ये क्या करते हैं, 4 × 5, ये क्या है, 4 और 5 का प्रोडक्ट। इट मीन्स मल्टीप्लाई को भी हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब अगर हम देखें इसी डेफिनेशन को, तो पहले तो ये देखें जो ब्लैक कलर में लिखा है उसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ। हमें पता चल गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, एक रेशियो है। यार ये किस चीज़ की रेशियो है, अब वो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। जो उनके यहाँ पर जो रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, जो उनके कोएफिशिएंट्स थे, उनको हमने उनकी पावर बनाया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द रेशियो ऑफ दिस टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो इस तरह से हमारी डेफिनेशन बहुत इजी हो गई। जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 4:5 इज, इट इज़ रेशियो ऑफ 4 to the 5, 4 to the 5। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स to the concentration product of concentration of reactants raised to the power of coefficients in balanced chemical equation। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी की डेफिनेशन। अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ और बातें, इसकी इसी डेफिनेशन के नीचे कुछ बातें लिखी हुई होंगी, उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये कहता है कि
जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करें तो Kc की वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वेरिएट होती है, चेंज होती है। बाकी जबकि स्टार्ट में रिएक्टेंट्स कितने थे, प्रोडक्ट्स कितने थे, उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड। अब हम आते हैं इसके यूनिट्स पर। याद रखिएगा हमने पहले एक बात डिस्कस की थी कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दूसरे तीसरे चौथे लेक्चर में हमने इसको मैंने बताया था आप लोगों को, ये याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है उसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो एक बात तो ये माइंड में रखने की। दूसरी बात ये कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स जब किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पर, जब किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो ऐसे केसेस में Kc के कोई यूनिट नहीं होंगे। उसकी एग्जांपल देखें। सपोज जहाँ पर हमारे पास क्या है, H2 + I2 दे रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। इक्वेशन को बैलेंस करें तो H2 और I2 यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, आयोडीन के 2, और यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं तो Hb2 और Ib2 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें, इधर 1 मोल और 1 मोल, 2 मोल और यहाँ पर भी 2 मोल। इसके यूनिट क्या होने चाहिए, it should have no units, Kc should have no units because equal number of moles are present in both reactants and product side। तो देख लेते हैं मोल यूनिट निकालने कैसे हैं। Kc का एक्सप्रेशन क्या है, Kc = HI। प्रोडक्ट वाली साइड को हमेशा न्यूमरेटर रखेंगे और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर होते हैं। HI उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 थे तो रेज टू द पावर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। H2 नंबर ऑफ मोल 1 है इसका, तो इधर ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। I2 इसका भी 1 मोल है तो ऊपर कुछ नहीं लिखना। अब देखें, मैंने अभी आपसे बताया कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे उसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, मोल HI की जगह क्या लिखा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हमने अब पैरेंथेसिस या स्मॉलर ब्रैकेट से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये अब कंसंट्रेशन को इंडिकेट नहीं कर रही, यूनिट हैं। तो इसलिए अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं तो उसका मतलब होता कंसंट्रेशन, क्योंकि हम यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो HI की जगह पे क्या आ गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये स्क्वायर आ गया। वैसे ही H2 की जगह पर भी क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल Dm-3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और H2 की जगह आया तो I2 की जगह पर भी इन 2 ब्रैकेट्स में भी जो लिखा हुआ है I2 उसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कट जाएंगे। ये देखें, ये ऊपर डिवीजन साइन के ऊपर 2 हैं हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पर 1 और ये भी 2, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो यूनिट Kc का, इस केस में Kc के क्या आंसर क्या आएगा, Kc हैव नो यूनिट्स। तो ऐसे बहुत से MCQs पेपर में रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं कि इस रिएक्शन के लिए Kc के यूनिट्स क्या होंगे। या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास रिएक्शन है N2 + 3H2 और इट गिव्स 2NH3। इक्वेशन समटाइम बैलेंस होगी, समटाइम बैलेंस नहीं भी हो सकती। तो आपसे ये कहा जाएगा कि Kc के यूनिट्स क्या होंगे। बहुत बार ये MCQ पेपर में रिपीट होता रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए Kc एक्सप्रेशन, जब भी आपको कोई फार्मूला दिया जाए सबसे पहले आप उसका Kc एक्सप्रेशन लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। Kc = NH3। ये NH3 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH3, और उसकी कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2, तो यहाँ पर 2 क्या बन जाएगी, पावर। N2 देखें, N2 ये हमारे पास N2 एक ही नंबर ऑफ मोल है तो कोई पावर नहीं। H2 और H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, तो उसकी पावर क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पर 3। अब इनकी जगह पर क्या लिखते जाएँ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी जगह पर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इधर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर, यहाँ पर हमारे पास क्या पावर आएगी, 3। स्टार्ट में हमारे पास पावर क्या है, 3। अब अगर इनको जब हम कट करते हैं, ऊपर हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब के 2 हैं और यहाँ पर 1 और 3 4 हैं। ये 2, एक इससे कट जाएगा और दूसरा यहाँ से जो बच रहा है वो इसके साथ कट जाएगा, तो पीछे बच जाएगा 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता क्या है, Kc के यूनिट्स क्या होंगे, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, या हम ऐसे कह सकते हैं मोल स्क्वायर
डेसीमीटर -6। और जब इस इक्वेशन को हम इन्वर्ट कर देंगे, उलट करके रख दें, ये 1 नीचे ले आएँ और इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं, तो हमारे पास फाइनल फॉर्म में आंसर आ जाएगा मोल। ये +2 था तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और ये -6 था तो ऊपर जाके +6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर 6। तो ये हमारे पास इस केस में केसी के क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दिया जाए, सबसे पहले आप उसका केसी एक्सप्रेशन लिखें, फिर वहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब से उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। जो भी यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो भी फार्मूला लिखा हुआ होगा, उनकी जो पावर है वो वैसे की वैसे रहेंगी। उनको कट करें और आखिर फॉर्म में उसको सिंप्लीफाई करें, और आपके पास क्या आ जाएंगे, केसी के यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। होप कि आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है, आपको क्लियर समझ तब आएगा जब आप इसकी एग्जांपल्स खुद से सॉल्व करेंगे। आप अपनी बुक उठाएं, पहले चैप्टर में जो भी केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं, सपोज एक केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था CaO + CO2, और ये बना रहा है CaCO3। तो एक केमिकल रिएक्शन ये है। ऐसे ही कुछ और केमिकल रिएक्शन अपनी बुक से ढूंढें और उनके लिए केसी एक्सप्रेशन डिराइव करें, और केसी एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद उसके यूनिट्स भी लिखें। बुक में भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जितना इसको सॉल्व करेंगे ये आपको उतना अच्छा समझ आएगा, आसानी से समझ आएगा। यहाँ तक ये हमारा लेक्चर, और इसको घर में प्रैक्टिस करें, अच्छे से याद करें, लेक्चर्स को कंप्लीट सुने बेटा। बहुत कम बच्चे हैं जो लेक्चर्स को सुन रहे हैं। तो उसके साथ दूसरा काम आप लोगों ने, अब हमारे पास मज़ीद रह गए इस चैप्टर नंबर 1 के 2 लेक्चर्स रह गए। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन तक, ट्यूसडे वाले दिन तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।